हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। इसका इंग्लिश होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक संयोग का नियम ये कैसे आया। तो जब 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे, भारात्मक यानी वेट के अनुसार, तो उनमें उन्होंने कुछ नियम बनाए जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। रासायनिक संयोग के नियम में महत्वपूर्ण नियम है जो दिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, पहला नियम लॉ, जिसका इंग्लिश है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पांचवा गैलुसॉक का गैसियस आयतन का नियम। तो एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे और यहाँ से हो जाता है न्यूमेरिकल की शुरुआत। यहाँ से अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल मिलेगी, तो हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग डालिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो हेडिंग डालिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यह लॉ क्या बताता है हमको कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो जितने अभिकारक के द्रव्यमान होते हैं उतने ही उत्पाद के द्रव्यमान होते हैं। यानी जितने ही रिएक्टेंट का द्रव्यमान होता है, कोई अभिक्रिया होता है, रिएक्टेंट बनाता है प्रोडक्ट, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यह नियम क्या कहते हैं? इस नियम को कौन दिया था? इस नियम को लेवासिये 1774 ईस्वी में दिया था। यह नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार सभी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में उत्पाद का द्रव्यमान यानी मास ऑफ प्रोडक्ट अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होते हैं, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होते हैं। तो यह नियम यह भी बताता है, या द्रव्यमान के अनश्वरता के नियम बताता है कि जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, मिल के बनाता है रिएक्टेंट सी और रिएक्टेंट डी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। मान लीजिए रिएक्टेंट ए का द्रव्यमान W1 ग्राम है और रिएक्टेंट बी का द्रव्यमान W2 ग्राम है, प्रोडक्ट सी का द्रव्यमान W3 ग्राम है और प्रोडक्ट डी का द्रव्यमान W4 ग्राम है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? W1 प्लस W2 बराबर W3 प्लस W4। तो आप ये जान लिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम कि वे मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके एग्जांपल लिख लीजिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे आप एक उदाहरण की तरह एक क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल की होती है शुरुआत और यहाँ से आपको मिलेगा न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा। क्वेश्चन दिया है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा जब वो H2SO4 के 4.9 ग्राम से अभिक्रिया कर 6 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट तथा 1.825 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। यानी क्या दिया हुआ है हमें? सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस H2SO4 रिएक्ट करके क्या बनाता है? सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4 प्लस HCl। तो H2SO4 का द्रव्यमान दिया है 4.9 ग्राम
NH4 का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 ग्राम और HCl का द्रव्यमान दिया हुआ है 1.825 ग्राम। तो हमें निकालना है वेट ऑफ NaCl बराबर वाट। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना होगा जब वो H2SO4 के 4.9 ग्राम से अभिक्रिया कर 6 ग्राम सोडियम बाइसल्फेट और 1.25 ग्राम हाइड्रोजन क्लोराइड देता है। तो हमें निकालना है वेट ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम लगा देंगे, कंजर्वेशन ऑफ मास। जब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट क्या कहता है कि टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, तो मान लीजिए NaCl का द्रव्यमान x है और H2SO4 का द्रव्यमान दिया है 4.9 और यहाँ NH4 का द्रव्यमान दिया है 6 ग्राम और हाइड्रोजन क्लोराइड का द्रव्यमान दिया है 1.825 ग्राम। तो x का यहाँ से हम मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2.925 ग्राम। तो इसी प्रकार आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा, कुछ मिसिंग रहेगा, यानी हमें क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट। इसी पे आपको हम एक होमवर्क दे रहे हैं। तो एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख लीजिए, हो गया। दूसरा हेडिंग डालिए स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि आप किसी भी तरह से कोई शुद्ध यौगिक बनाते हैं तो उनमें अवयव का अनुपात स्थिर रहता है, हमेशा सेम रहता है। जैसे इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि हम कोल के दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, कोल के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी C+O2, कार्बन को हमने जलाकर क्या बनाया, CO2 बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने क्या किया, CaCO3 को गर्म करके CO2 बनाया। फिर क्या किया, CaCO3 को HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाया। मतलब हमें 3 विधियों से कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम क्या देखेंगे, किसी भी विधि से हम कोई शुद्ध यौगिक बनाते हैं तो उनमें उनका अवयव का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। जैसे यहाँ पे 12 ग्राम क्या हो गया, 12 ग्राम कार्बन का और ऑक्सीजन का 16 दूना 32 ग्राम। तो कितना आएगा इसका रेशियो, 3:8। यहाँ भी इसका रेशियो आएगा 3:8 और यहाँ भी आएगा 3:8। यानी किसी भी विधि से हम कोई यौगिक बनाते हैं तो उनमें उनके अवयव का अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। तो स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार यह क्या कहता है कि एक शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव समान तत्वों से मिलकर बनता है जो कि उनके द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया जाए। यहाँ पे एग्जाम्पल के मैंने पहले भी समझाया कि जैसे कि हम
कार्बन को दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं CO2, या संगमरमर को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या तो हमेशा उनके अवयव का अनुपात सेम रहेगा, एक निश्चित अनुपात में होगा। तो यहाँ पे 3:8 ही आएगा। किसी भी विधि से कोई शुद्ध यौगिक बनाया जाए तो उनमें उनके अवयव का अनुपात हमेशा एक निश्चित अनुपात में होगा। स्थिर अनुपात का नियम यही कहता है। इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे स्थिर अनुपात के उदाहरण में आप ले सकते हैं। एक उदाहरण क्वेश्चन के रूप में दिया है, किसी प्रयोग में 0.930 ग्राम जिंक, जस्ता मतलब जिंक को गर्म करने पर 1.158 ग्राम जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक दूसरे प्रयोग में 1.230 ग्राम जिंक को ZnSO4 में बदलकर उच्च ताप पर गर्म करने पर 1.532 ग्राम जिंक ऑक्साइड मिलते हैं। तो प्रदर्शित करें कि यह स्थिर अनुपात के नियम पालन करते हैं। तो हमको क्या इसमें फाइंड करना है कि ये स्थिर अनुपात के नियम को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिंक का द्रव्यमान कितना दिया है? जिंक का भार दिया हुआ है 0.930 ग्राम, और जिंक ऑक्साइड का भार कितना दिया हुआ है? जिंक ऑक्साइड का भार दिया हुआ है 1.158 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या ऑक्सीजन का भार निकाल सकते हैं। इसमें जिंक है, जिंक ऑक्साइड में क्या क्या उपस्थित है? जिंक है और ऑक्सीजन है। तो जिंक का भार हमको दिया हुआ है और जिंक ऑक्साइड का भार, तो यहाँ से ऑक्सीजन का भार हम निकाल लेंगे। ऑक्सीजन का भार 1.158 माइनस 0.930 हमको मिल जाएगा 882 और ये 2 यानी 0.228 ग्राम ऑक्सीजन का भार। और दूसरे एक्सपेरिमेंट के यहाँ से हम जिंक रेशियो ऑक्सीजन है, जिंक के भार और ऑक्सीजन के भार का जब रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.930 डिवाइड बाई 0.228, ये हमें मिलेगा 4.07:1। अब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस एक्सपेरिमेंट में भी जिंक और ऑक्सीजन का भार 4.07:1 में है। तो यहाँ पे इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में चलते हैं। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में कहीं लिख लीजिए, जिंक ऑक्साइड का भार दिया हुआ, जिंक का भार दिया हुआ है 1.23, यहाँ पे लिख लेते हैं जिंक का भार दिया हुआ है 1.230 और जिंक ऑक्साइड का भार दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड का भार 1.532 ग्राम। अब इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे रेशियो याद कर लीजिए कितना है? 4.07:1। तो पहले प्रयोग में हमको मिला है जिंक और ऑक्सीजन का रेशियो, 4.07:1। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट को हल करते हैं। दूसरा प्रयोग
में दिया हुआ है जिंक का भार, जिंक का भार दिया हुआ है 1.230 और जिंक ऑक्साइड का भार दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड का भार 1.532। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का भार, ऑक्सीजन का भार कितना हो जाएगा 1.532 माइनस 1.230। तो ऑक्सीजन का भार हमें मिल गया है 0.302 ग्राम। तो यहाँ से हम क्या, जिंक का भार दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भार, तो जिंक का भार रेशियो ऑक्सीजन का भार जब हम निकालेंगे यानी 1.230 डिवाइड बाई 0.302, तो यह भी हमको कितना मिलेगा 4.07 रेशियो 1। तो क्या दोनों बराबर हैं, तो हाँ दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या प्रूव होती है, स्थिर अनुपात का नियम। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहीं पे होती है ये प्रूव। तो स्थिर अनुपात के नियम यहाँ होता है समाप्त। इसमें हम देते हैं आपको 2 क्वेश्चन जिसे आपको सॉल्व करना है। तीसरा रूल को हेडिंग डालिए, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्या कहता है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, अगर किसी एक तत्व के द्रव्यमान को निश्चित कर दिया जाए तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान एक गुणित अनुपात में होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनाया H2O, यानी जल बनाया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलकर हमने बनाया H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के द्रव्यमान को क्या रख दिया, निश्चित 2 ग्राम हमने ले लिया, 2 ग्राम इसका भी ले लिया। तो 2 ग्राम ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगा, 2 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे H2O बनने के लिए, तो 2 ग्राम ऑक्सीजन जरूरत पड़ेगी 16 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए, जल बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार 2 ग्राम से 32 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे 2 ग्राम और 2 ग्राम क्या है, एक निश्चित हमने कर दिया, निश्चित। तो कितना, तो ऑक्सीजन की जरूरत कितना पड़ी, पहला में 16 ग्राम, दूसरा में 32 ग्राम, यानी H2O में कितना 16 ग्राम और H2O2 में 32 ग्राम। तो इसको जब हम रेशियो लेंगे 16:32, यानी कितना है 1:2। किस में आया, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन में आया, यानी कि एक सरल अनुपात में आया। तो इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। तो अब इसी पर इसका डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। लिखिए, जब 2 तत्व आपस में संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि किसी एक तत्व के द्रव्यमान को निश्चित कर दिया जाए
तो तत्वों के संयोग करने वाले के द्रव्यमान एक गुणित अनुपात में होते हैं। डिफिनेशन लिख लिया। जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल में जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ही ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमने क्या एक निश्चित कर दिया द्रव्यमान, जैसे ले लिया 12 ग्राम कार्बन, तो कितना होगा 16 ग्राम यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर 12 ग्राम हमने यहाँ पे भी ले लिया कार्बन, तो यहाँ पे कितना जरूरत पड़ेगी 32 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए। 12 ग्राम ही कार्बन लिया तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जब निकालेंगे यानी 12 ग्राम क्या हो गया निश्चित हमने कर दिया। तो इस ऑक्सीजन की कितना होगा 32:16। तो किस में आएंगे 2:1। तो ये किस में है एक सरल गुणित अनुपात में है। तो इसी को बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। लिख लिया। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही शानदार एग्जांपल है। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन मिलके बनाता है N2O, नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन मिलके बनाता है NO, नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन मिलके बनाता है N2O3, नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन मिलके बनाता है N2O4, नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन मिलके बनाता है N2O5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिखेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान। तो क्या नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ले लिया हमने 28 ग्राम, तो ऑक्सीजन लगेंगे 16 ग्राम। यहाँ पे हमने ले लिया कितना 14 ग्राम। जैसे यहाँ पे निश्चित करने के लिए हम 2NO ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। एक नाइट्रोजन का द्रव्यमान एटॉमिक वेट कितना होता है 14। तो N2 का कितना होगा 2 × 14 तो 28। इसका भी हो जाएगा 28 ग्राम, इसका भी 28 ग्राम, इसका भी 28 ग्राम। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट यहाँ भी समझाना पड़ रहा है। तो एटॉमिक वेट तो कितना होता है 14। तो 2 हाइड्रोजन लेंगे, 2 नाइट्रोजन लेंगे, तो कितना आएगा 2 × 14 बराबर 28। यहाँ पे ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा 2 × 16 यानी 32। यहाँ पे 3 गो क्या है ऑक्सीजन, तो कितना होगा 16 48, यहाँ पे 16 का 64 और यहाँ पे 16 5 80। तो यह क्या बोल रहा है कि किसी एक तत्व के द्रव्यमान को निश्चित कर दें तो बनने वाले और तत्वों के एक गुणित अनुपात में होते हैं। तो क्या नाइट्रोजन को हमने क्या कर दिया फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे इसका द्रव्यमान क्या होगा 16 रेशियो 32 रेशियो 48 रेशियो 64 रेशियो 80, यानी ये किसमें आएगा गुणित अनुपात में 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। तो इसको भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। लिख लिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।